नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बीजी क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हमारी ये वर्णमाला की तीसरी क्लास होने वाली है। इस क्लास में हम व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं। हमने पहली दो क्लासों में स्वर और स्वरों का पूरा वर्गीकरण डिटेल में पढ़ा। तो इस क्लास में हम व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास। व्यंजन। प्यारे बच्चों, सबसे पहले जानते हैं कि व्यंजन की परिभाषा क्या होती है। ये हम पहली वाली क्लास में भी क्लियर कर चुके हैं कि व्यंजनों की परिभाषा क्या होती है। जानते हैं, व्यंजन जिनको हल भी कहा जाता है, सामान्य व्यंजनों को हल कहा जाता है और स्वरों को अच कहा जाता है। व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन जो ध्वनियां या वर्ण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता उच्चारित नहीं हो सकते, वे व्यंजन कहलाते हैं। सिंपल सी इनकी परिभाषा है, जो ध्वनियां या वर्ण बिना स्वरों की सहायता के उच्चारित नहीं हो सकते, वे व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन सामान्यतः प्रत्येक व्यंजन में कोई ना कोई स्वर अवश्य जुड़ा होता है। एग्जाम्पल, यदि हम इस प्रकार से लिखते हैं कै, खे, गे, घे और ना, तो प्रत्येक व्यंजन में कोई ना कोई स्वर अवश्य लगा होता है। यदि हम इस व्यंजन में हलंत लगा देते हैं तो ये शुद्ध व्यंजन हो जाते हैं, अन्यथा की स्थिति में ये एक व्यंजन अक्षर है। अगर हम इसमें हलंत लगा करके कोई स्वर निकालेंगे तो प्रत्येक व्यंजन अपने आप में सामान्यतः एक वर्ण को जोड़े रहता है। जो स्वर वर्ण होता है वो होता है ए। प्रत्येक व्यंजन में से ए अलग हो सकता है या किया जा सकता है। क्लियर है? यहां तक मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। अगर हम बात करें मुख्यतः व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। और यदि पूछ लिया जाए कि व्यंजन कुल कितने प्रकार के होते हैं, तो व्यंजन कुल 6 प्रकार के होते हैं। अब वो 6 प्रकार कौन कौन से होते हैं व्यंजनों के? तो नंबर 1 से जानते हैं वो 6 प्रकार व्यंजनों के। नंबर 1, पहले नंबर पर आते हैं स्पर्श व्यंजन। नंबर 2 पर आते हैं हमारे जो स्पर्श व्यंजनों के ही होते हैं पंचम अक्षर। और इन पंचम अक्षरों को दूसरे व्यंजनों के नाम से भी नहीं आता, इन्हें नासिक्य नासिक्य व्यंजन भी कहा जाता है। तीसरे जो प्रकार के व्यंजन होते हैं वो होते हैं हमारे उच्छित या द्विगुण या संकर वर्ण या तड़न जात वर्ण। अरे बच्चों, ये 2 होते हैं और इनके कई नाम होते हैं। अलग अलग नाम इनके इस वजह से दिए गए हैं क्योंकि इनका जो स्वरूप है वो कई प्रकृति में इनको बोलते समय
इनको अलग अलग रूप दे देता है, इसीलिए इनके अलग अलग नाम जाने जाते हैं। 3 प्रकार हो गए। चौथे प्रकार के जो वर्ण होते हैं वो होते हैं हमारे अंतःस्थ व्यंजन। 5वें प्रकार के होते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन, या इनको संघर्षी या घर्षी भी कहा जाता है। अगर हम बात करें छठे प्रकार के व्यंजनों की, तो छठे प्रकार के व्यंजन होते हैं हमारे संयुक्त अक्षर। तो कुल मिलाकर के ये 6 प्रकार के व्यंजन होते हैं। अब इन 6 के 6 प्रकार के व्यंजनों को समझने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि ये व्यंजन कौन कौन से होते हैं और कहां कहां पर इनका प्रयोग किया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम उन सभी व्यंजनों को एक बार देख लेते हैं, इनका स्वरूप क्या होता है और कैसे कैसे इनको लिखा जाता है। स्टार्टिंग करते हैं व्यंजनों को। सबसे पहले क वर्ग, क, ख, ग, ने। दूसरे पे आता है च वर्ग, च, छ, ज, झ, ने। तीसरे पर ट वर्ग, ट, ठ, ड। प्यारे बच्चों, इसी जगह पर 2 व्यंजन और होते हैं जिनको अभी हम पढ़ रहे थे, उच्छिप्त, द्विगुण या तड़ंजात वर्ण। उनको अगर हम देखें तो वो इसी स्थान पर बिल्कुल सेपरेट हमें रखे हुए मिलते हैं। ड, उसके बाद में आ जाता है ढ। इनके नीचे खास पहचान नहीं होती कि इनके नीचे बिंदी होती है जो इनको एक अलग ध्वनि के रूप में परिभाषित कराती है। सामान्यतः एक होता है हमारा ड, इसके नीचे कोई बिंदी नहीं होती। इसकी विशेष पहचान है कि जो सामान्य ड होता है उसके नीचे कोई बिंदी नहीं होती है। उसके बाद पंचम वर्ण आ जाता है हमारा ण। फिर आता हमारा त वर्ग, त, थ, द, ध, न। पे वर्ग, पे, फे, बे, भे, में। उसके बाद आ जाते हैं हमारे अंतःस्थ व्यंजन, ये, रे, ले, वे। उसके बाद आ जाएंगे हमारे ऊष्म और संघर्षी व्यंजन। ऊष्म संघर्षी व्यंजनों में सबसे पहले आता है बड़ा वाला श, उसके बाद आता है ये बीच वाला जिसको हम पेट चिरा स बोलते हैं, उसके बाद में आता है छोटा स और अंत में आता है। इसके बाद जो हमारा संयुक्त अक्षरों का क्रम आ जाता है, जैसे छ क्षत्रिय, त्रै त्रिशूल, श्रेय श्रमिक, ज्ञ ज्ञानी। तो इस प्रकार से हमारी पूरी वर्णमाला तैयार हो जाती है और इन सभी वर्णों का हम क्रम वाइज अध्ययन करने वाले हैं। अब जरा ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले जो हमने पढ़े थे वो पढ़े थे स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या यदि हम बात करें हिंदी में तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25। कितनी होती है बच्चों? 25। तो स्पर्श व्यंजन पच्चीस। और ये होते कौन से हैं? अगर हम स्पर्श व्यंजनों की बात करते हैं, जो कै से मैं तक के जितने भी व्यंजन हैं वो सभी स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। मैं कहूंगा कै से लेकर के मैं तक के जितने भी व्यंजन हैं ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क्यों कहे जाते हैं स्पर्श व्यंजन? इसका भी एक कारण है। कारण क्या है कि स्पर्श व्यंजनों का प्रत्येक व्यंजन वर्ग किसी न किसी एक उच्चारण स्थान से ही उच्चारित होता है। हमने कल पढ़ा था लास्ट क्लास में कि मुख में 5 उच्चारण स्थान होते हैं और प्रत्येक उच्चारण स्थान से कोई एक व्यंजन पूरा का पूरा वर्ग उच्चारित होता है। इसीलिए इन व्यंजनों को न केवल स्पर्श व्यंजन बल्कि वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं बच्चों? वर्गीय व्यंजन। जैसे ये हमारा कै वर्ग है, कै वर्ग बोला जाता है कंठ से, तो ये कै वर्ग पूरा का पूरा कंठ से उच्चारित होगा। नंबर 2 पर आ जाता है च वर्ग। च वर्ग बोला जाता है हमारा तालु से, तो ये तालव्य वर्ग हो गया है।
तीसरा हमारा ट वर्ग, तो ये ट वर्ग हमारा मूर्धा से उच्चारित होता है, तो ये पूरा का पूरा हमारा मूर्धन्य वर्ग हो गया है। त वर्ग होता है हमारा दंत्य, तो ये पूरा का पूरा वर्ग हमारा दंत्य से ही उच्चारित होगा। अगला है हमारा प वर्ग, तो ये हमारा ओष्ठ से उच्चारित होता है, तो पूरा का पूरा व्यंजन वर्ग ओष्ठीय वर्ग कहलाता है। तो यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को इतनी बात समझ में आ गई होगी। क्या कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25, क से लेकर के मैं तक प्रत्येक व्यंजन वर्ग एक अलग उच्चारण स्थान से उच्चारित होता है और इसी वजह से उनको वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। तो सिंपल सी बात, स्पर्श व्यंजन और वर्गीय व्यंजन कंप्लीट हो गए हैं। एक बात और ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों, जो हमने इसमें बीच में ये दो वर्ण जो लिखे हैं ड और ढ, इनको केवल इस वजह से मैंने यहां लिखा था क्योंकि हम इसमें निर्धारित करेंगे कि इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, और दूसरी बात ये अल्प प्राण है या महाप्राण है, इनमें से कौन सा अल्प प्राण है, कौन सा महाप्राण है, और कौन सा वर्ग हमारा किस वर्ण हमारा किस स्थान से उच्चारित होगा। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि ये पहला, दूसरा, तीसरी पंक्ति में ड आ रहा है और चौथी पंक्ति के पास में आ रहा है ढ, तो इनका उच्चारण स्थान अल्प प्राण, महाप्राण, एघोष, सघोष इसी चीज पर निर्भर होने वाला है। ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये दोनों ही मूर्धन्य वर्ग की श्रेणी में आ रहे हैं, तो दोनों ध्वनियां हमारी मूर्धन्य होने वाली है। क्लियर है? अच्छा, इन दोनों वर्णों को अगर मैं यहां से इस समय पर हटा दूं, क्योंकि ये दोनों ही वर्ण हमारे इन स्पर्श व्यंजनों की संख्या बढ़ा देंगे, वरना तो स्पर्श व्यंजन जो कैसे लेकर मैं तक होते हैं उनमें उच्छिष्ट या द्विगुण व्यंजन शामिल नहीं होते हैं। क्लियर है? तो देखो आगे चलते हैं और जानते हैं कि इनमें जो ये स्पर्श व्यंजनों के अंतिम वर्ण होते हैं, ये जो वर्गीय व्यंजन होते हैं, वर्गीय व्यंजन का प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम वर्ण होता है, ये जो पंक्ति है ना, ना काली, ना, ना, ना और मा, ये कहलाते हैं हमारे नासिकीय व्यंजन। क्या कहलाते हैं बच्चों? नासिकीय व्यंजन। इनकी एक खास बात होती है। खास बात क्या होती है कि ये प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा वर्ण होता है वो दो स्थानों से उच्चारित होने वाला वर्ण होता है। कैसे? देखेंगे जरा प्यार से। ये जो क वर्ग है हमारा, क वर्ग का जो पंचम वर्ण है, तो पूरा का पूरा क वर्ग जब कंठ से उच्चारित होता है, और दूसरी बात इस वर्ग का उच्चारण हमारा नासिका से भी होता है, ध्वनि हमारी नाक से भी आती है, इसीलिए ये पंचम वर्ण हमारा कंठ प्लस नासिकीय हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बच्चों? कंठ प्लस नासिकीय, यानी कि कंठ नासिकीय वर्ण हो जाएगा हमारा ये ना। दूसरा देखते हैं, च वर्ग का पंचम वर्ण है हमारा न। जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो अक्सर बच्चे कई जगह गलती कर देते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने कभी देखा होगा जब भी हम इस वर्ण का उच्चारण करते हैं तो क्या लिखा जाता है? एक शब्द देखा जाता है पंचांग। अगर हम इसको अनुस्वार ना लिख करके, अंक की बिंदिया अनुस्वार ना लिख करके इसकी जगह पर अंक की बिंदी ना लगा करके पूरा वर्ण लिखेंगे तो इसको शुद्ध रूप से कैसे लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा कुछ इस तरह से, पंचांग। क्लियर है? तो ये वाला जो न है वो इस अनुस्वार की ध्वनि देता है, और उच्चारण कैसे होता है? जैसे न का उच्चारण कर रहे हो। तो याद रखेंगे ये हमारा च वर्ग का पंचम वर्ण है और इसका उच्चारण होता है दो स्थानों से। कहां कहां से? तालु प्लस नासिक्य। कहां कहां से उच्चारित होगा बच्चों? तालु से और नासिका से, इसलिए तालव्य नासिक्य हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम बात करेंगे इस न की, कृष्ण वाले न की, तो यह हो जाएगा मूर्धा प्लस नासिक्य से। बात करते हैं न की, तो न का उच्चारण हो जाएगा दंत प्लस नासिक्य से। दंत और नासिक्य से। बात करते हैं पै की, तो पै का उच्चारण होगा ओष्ठ
प्लस नासिका से। तो इस तरीके से हम जान गए हैं कि प्रत्येक व्यंजन वर्ग का जो अंतिम वर्ण है, जो पांचवा वर्ण है, उसका उच्चारण दो स्थानों से होता है। एक तो हमारा मूल वो वर्ग जिसका वो वर्ण है, जिस वर्ग का वो वर्ण है, और अंतिम नासिके से तो सभी का उच्चारण होना ही है, इसीलिए दो स्थानों से उच्चारित होने वाले ये वर्ण बन जाएंगे। अब इसके आगे इन्हीं स्पर्श व्यंजनों में अगर हम जाने कि इनमें कौन कौन से वर्ग अल्प प्राण है और कौन कौन से महाप्राण है, तो आप क्या कहेंगे? तो सबसे पहले तो परिभाषा जानते हैं अल्प प्राण और महाप्राण की। तो आइए बच्चों ध्यान देखते हैं जरा क्या होते हैं अल्प प्राण, महाप्राण। तो पहले जानते हैं अल्प प्राण क्या होते हैं। यहां प्राण का तात्पर्य होता है वायु से। तो ध्यान से देखेंगे, अल्प का मतलब होता है कम और प्राण का मतलब होता है वायु। महा का तात्पर्य होता है ज्यादा और प्राण का तात्पर्य होता है वायु। अब यदि किसी ध्वनि या वर्ण का उच्चारण करते समय मुख से कम वायु निकलती है, कम हवा निकलती है, तो वो सारी की सारी ध्वनियां अल्प प्राण कहलाएंगी। और यदि किसी वर्ण का उच्चारण करते समय मुख से हवा ज्यादा निकलती है, बहुत ज्यादा निकलती, तो वो सारी ध्वनियां हमारी महाप्राण कहलाएंगी। अब बात करते हैं कि इन सामान्यतः स्पर्श व्यंजनों में कौन कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है और कौन सी ध्वनि महाप्राण है। तो ध्यान से सुनेंगे। कभी हमने बचपन में पढ़ा होगा कि जब भी हम क कबूतर ख खरगोश पढ़ते थे तो आपने पढ़ते हुए महसूस किया होगा कि पहली वाली ध्वनि को तो हम हमेशा छोटा बोलते हैं, क ख, फिर ग घ, फिर लास्ट वाले वर्ण को फिर छोटा बोला जाता है। यानी कि पहला वाला वर्ण थोड़ा छोटा बोला जाता है और उसके बाद दूसरा वर्ण खींच करके बोला जाता है, फिर तीसरा वर्ण फिर छोटा बोला जाता है, चौथा वर्ण फिर खींच करके बोला जाता है। इस तरीके से हम महसूस कर सकते हैं कि पहला वाला जो वर्ण होगा वो अल्प प्राण होगा। क्लियर? पहला वाला जो होगा वो अल्प प्राण होगा, दूसरा महाप्राण होगा, तीसरा फिर अल्प प्राण, चौथा महाप्राण और पांचवा फिर अल्प प्राण। इसको इस तरीके से याद करते हैं कि पहला वाला जो वर्ग है, पूरी पंक्ति है पहली वाली, वो अल्प प्राण की होती है। इसमें मैंने गलत लिख दिया। पहली वाली जो पंक्ति है वो अल्प प्राण की होती है, मतलब इसमें कम वायु निकलती है, तो इस पर हम डैश लगा देते हैं एरो का, ये अल्प प्राण को दर्शाएगा। ठीक है। दूसरी वाली जो पंक्ति है इसमें ख, छ, ठ, थ, फ, ये सारे के सारे पांचों आ रहे हैं, इसको हम महाप्राण से दर्शाएंगे, तो इसको हम एरो का साइन देंगे कि इसमें ज्यादा हवा मुख से निकलेगी। फिर उसके बाद में नंबर 3 पर ये वाला जो है हमारा फिर से अल्प प्राण, और अगला फिर से महाप्राण, और पांचवा फिर से अल्प प्राण। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारी दूसरी और चौथी पंक्ति जो है वो तो महाप्राण की है। क्लियर कर सकते हैं हम कि हमारी जो दूसरी और चौथी पंक्ति है वो महाप्राण की है। अल्प प्राण की कौन सी हो गई है? 1, 3 और 5, और महाप्राण की कौन सी हो गई है? 2 और 4। इस तरीके से हम कह सकते हैं स्पर्श व्यंजनों में पहली पंक्ति अल्प प्राण, दूसरी पंक्ति महाप्राण, तीसरी पंक्ति अल्प प्राण, चौथी पंक्ति महाप्राण, और पांचवी पंक्ति जो होगी वो अल्प प्राण की ही होगी। क्लियर है? अब बात आती है इससे अगली की स्पर्श व्यंजनों में हम अघोष और सघोष भी निर्धारित करेंगे कि इनमें कौन सा वर्ण हमारा अघोष है और कौन सा अघोष और सघोष। इनमें क्या अंतर होता है? तो देखो बच्चों, घोष का तात्पर्य होता है कंपन। क्या होता है? कंपन। तो जाहिर सी बात है जब किसी ध्वनि का या वर्ण का उच्चारण करते समय मुख से किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं और बहुत ज्यादा कंपन उत्पन्न होता है तो उसको सघोष कहा जाएगा। और यदि किसी वर्ण का उच्चारण करते समय
कम कंपन हो रहा हो तो उसको अघोष ध्वनि बोला जाता है। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? अघोष यदि कम कंपन हो रहा है और सघोष यदि कंपन ज्यादा हो रहा है तब। तो जानते हैं हम स्पर्श व्यंजनों में कौन से हमारे अघोष और कौन से सघोष होते हैं। एक चीज और प्यारे बच्चों, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा मोस्ट है संधि वाले टॉपिक के लिए भी। हम जब संधि पढ़ते हैं उसमें जब व्यंजन संधि आती है तो नियम आते हैं हमारे सिंपली कि जब हम किसी वर्ग के पहले वर्ण का मेल किसी स्पर्श व्यंजन से या घोष वर्ण से कराते हैं तो उसका परिवर्तन कुछ इस तरह से होगा। ये व्यंजन संधि के रूल्स आते हैं। तो कौन कौन से हमारे अघोष होते हैं और कौन से सघोष होते हैं, ठीक है। देखो, पहला और दूसरा, ये जो दो व्यंजन वर्ग होते हैं ये होते हैं हमारे अघोष। कैसे होते हैं ये? अघोष। और बाद के जो तीन वर्ग होते हैं, तीन पंक्तियां होती हैं, तीसरी पंक्ति, चौथी पंक्ति और पांचवी पंक्ति, इनको हम घोष कह सकते हैं या सघोष भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से प्रत्येक व्यंजन वर्ग की पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति तो होती हमारी अघोष और तीसरी पंक्ति और चौथी पंक्ति होती है हमारी सघोष। क्लियर है? उम्मीद करता हूं यहां तक का टॉपिक स्पर्श व्यंजनों का आपको समझ में आ गया होगा। तो सिंपल सी बात, क और ख अघोष, च छ अघोष, ट ठ अघोष, त थ अघोष, प और फ भी अघोष और बाकी के बच्चे बाकी सारे के सारे वर्ण हमारे सघोष होते हैं। क्लियर है? अब इन्हीं स्पर्श व्यंजनों में एक और महत्वपूर्ण नियम निकल करके आता है, वो आता है मध्य में। पूछा जाता है अक्सर कि इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श संघर्षी है। क्या कहा जाता है? कि कौन सा वर्ण स्पर्श संघर्षी है। सामान्य तौर पर अगर हम इस घर्षी व्यंजनों की बात करें तो घर्षी व्यंजन हमारे ये होते हैं, श स स है, लेकिन स्पर्श संघर्षी ये होते हैं प्यारे बच्चों हमारे चार। कौन कौन से? एक च, छ, ज, झ। ये चार व्यंजन जो हैं हमारे वो स्पर्श संघर्षी होते हैं। इनका जब भी हम उच्चारण करते हैं ना तो मुख में एक घर्षण पैदा होता है। अगर हम परिभाषा जाने कि घर्षी व्यंजन या स्पर्श संघर्षी व्यंजन कैसे बनते हैं तो होता क्या है, जब भी कभी हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं और दो मुख इंद्रियां मिलकर बहुत ज्यादा करीब आ जाती हैं और वायु या प्राण बहुत छोटे से मार्ग से होकर के बाहर आते हैं तो मुख में एक घर्षण उत्पन्न हो जाता है, एक फ्रिक्शन उत्पन्न होता है और उससे मुख से वायु भी थोड़ी गर्म निकल कर आती है। होता क्या है, ऐसे वर्णों को सबको ऊष्म संघर्षी कहा जाता है। क्लियर है? लेकिन अगर ये घर्षी वाला सिस्टम थोड़ा सा कम हो जाए तो ऊष्मा तो निकलेगी नहीं, लेकिन फिर भी उन वर्णों को उच्चारित करते समय मुख में घर्षण महसूस होता है, इसीलिए इनको संघर्षी व्यंजन कहते हैं। अब चूंकि ये व्यंजन हमारे स्पर्श व्यंजनों में आते हैं इसीलिए इनको स्पर्श संघर्षी कहा जाता है। क्लियर है? एग्जाम में दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताएं ऊष्म संघर्षी व्यंजन कौन से हैं, तो आप लगाएंगे श, स, और ह। अगर हम पूछ लिए जाए स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से हैं तो लगाएंगे आप च, छ, ज और झ में से कोई भी एक। तो ये चारों हमारे स्पर्श संघर्षी व्यंजन हैं। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अभी तक हमने पढ़ा कि कैसे लेकर मैं तक हमारे जो व्यंजन होते हैं वो सारे के सारे 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। प्रत्येक व्यंजन एक वर्ग किसी विशेष उच्चारण स्थान से उच्चारित होता है, इसीलिए इनको वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। प्रत्येक वर्गीय व्यंजन का जो पंचम वर्ण होता है वो नासिका और उस व्यंजन वर्ग के उच्चारण स्थान से उच्चारित होता है, तो ये दो स्थानों से उच्चारित होने वाला वर्ण हो जाता है। उसके बाद में हमने पढ़ा कि इनमें कौन सा वर्ग अल्प प्राण है और कौन सा महाप्राण है।
और उसके बाद हमने जाना कि इनमें कौन कौन सा वर्ग हमारा एघोष है और सघोष है। तो इस तरीके से हमने इन सारे नियमों को इस एक टेबल में ही कंप्लीट कर लिया है। अभी हम इसमें और भी नियम जानने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं। ओफो हाँ जी, तो देखिए बच्चों, अब इससे आगे जो व्यंजन वर्ग आने वाले हैं वो आएंगे नीचे। तो सबसे पहले यह रे ले वे, ये किस प्रकार के व्यंजन है? ये हमारे कहलाते हैं अंतस्थ व्यंजन। उसके बाद आते हैं हमारे शय से सह है, ये हमारे ऊष्म संघर्षी व्यंजन, और ये है हमारे 4 संयुक्त अक्षर। कैसे हैं? संयुक्त अक्षर। तो सबसे पहले हम जानते हैं ऊष्म संघर्षी अंतस्थ व्यंजनों के विषय में। चलो इस ऊष्म संघर्षी बाद में पढ़ेंगे, पहले अंतस्थ व्यंजनों को जान लेते हैं। यदि हम अंतस्थ व्यंजनों की बात करते हैं तो ये 4 होते हैं, इनको क्रम से ही लिखा जाएगा, ये रे ले और वे। अगर बात की जाए कि ये रे ले वे 4 वर्ण है, इन चारों को हम स्पर्श व्यंजन तो नहीं कहते। इसका मतलब किसी एक उच्चारण स्थान से इनका सबका एक जैसा उच्चारण नहीं होगा, ये अलग अलग उच्चारण स्थानों से उच्चारित होने वाले हैं। कहां कहां से कौन कौन सा वर्ग उच्चारित होगा उसको जरा ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले हम ये रे ले वे की बात करते हैं। तो इनमें किसी भी व्यंजन में कोई भी वर्ण ऐसा नहीं है जो कंठीय हो। यह का उच्चारण होता है हमारा तालु से, रे का मूर्धा से, ले का दंत से, और एक ये वर्ण है हमारा वे का उच्चारण होता है 2 स्थानों से। ये दंतोष्ठ्य से बोला जाता है। कैसा वर्ण है ये? दंतोष्ठ्य। तो वे का उच्चारण स्थान जो जिसका पेट नहीं चिरा होता है वो दंतोष्ठ्य होता है, और जिसका पेट चिरा होता है वो ओष्ठीय होता है। अच्छा, दंतोष्ठ्य की पहचान क्या है? कभी भी कोई ध्वनि हमारी दंतोष्ठ्य होती है तो उसको आप कैसे पहचानेंगे? तो क्लियर चीज की पहचान है, यदि किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हमारे नीचे वाले होठ ऊपर वाले दांतों से टच हो जाएं। जैसे हम वे का उच्चारण करेंगे तो ध्यान सुनेंगे, वे नीचे वाले होठ ऊपर के दांतों से स्पर्श करेंगे और वे का उच्चारण होगा। लेकिन अगर हम बे बोलने लगे तो दोनों होठ चिपकेंगे और खुल जाएंगे और बे का उच्चारण होगा बकरी। तो बकरी में बे बोलते समय दोनों होठ एक साथ मिल रहे हैं, लेकिन अगर हम वहीं पर कोई वन बोलेंगे वन, तो वन बोलते समय दोनों होठ नहीं चिपक रहे हैं, होठ नीचे वाला ऊपर के दांतों से स्पर्श करेगा और तब वे का उच्चारण होगा, और वो हमारा बिना पेट चिरा वे होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं य का उच्चारण स्थान तालु, रे मूर्धा, ले दंत और वे दंतोष्ठीय होता है। अब पूछा जाए कि ये ध्वनियां हमारी किस प्रकार की हैं, एघोष हैं या सघोष हैं, अल्प प्राण हैं और महाप्राण हैं, तो हम इसमें क्या कहेंगे? तो ये 4 वर्ण विशेष नियमों के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, अल्प प्राण और महाप्राण। तो ध्यान से देखेंगे, ये जो चारों वर्ण हैं वो होते हैं हमारे अल्प प्राण। कैसे होते हैं? अल्प प्राण ध्वनियां होती हैं क्योंकि इनका उच्चारण करते समय मुख से वायु थोड़ी सी कम निकलती है। सबसे पहले इनको कहा क्या जाता है? इन्हें कहा जाता है अंतस्थ व्यंजन। अब अंतस्थ व्यंजन इनको क्यों कहा जाता है उसकी भी परिभाषा है। अंतस्थ व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी ध्वनि अंदर से आती और अंदर ही समाप्त होती प्रतीत होती है। ये रे ले वे प्राण बहुत ज्यादा बाहर नहीं आते, वायु बहुत ज्यादा बाहर नहीं निकलती है, अंदर से ध्वनि आती है और अंदर ही समाप्त होती महसूस होती है। इसीलिए इन चारों वर्णों को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। क्लियर? ये होते हैं चारों के चारों अल्प प्राण
अब बात करते हैं ये एघोष होते हैं या सघोष होते हैं। भाई बच्चों बहुत ज्यादा मोस्ट है, एग्जाम में अक्सर हम इन चीजों को भूल जाते हैं कि इनको एघोष सघोष लगाएं या श है, वो 4 वर्ण है उनमें भी पहचानना पड़ेगा कि एघोष है या सघोष है। तो कैसे पहचान करेंगे, मैं एक साथ 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 लिख देता हूं। श सह को भी देखो ध्यान से पढ़ेंगे क्या है। नीचे लिखे हूं मैं बड़ा वाला श, ये वाला श, से और है। देखना बच्चों इनको भी जानेंगे कि ये सघोष है या एघोष है। तो जो जो वर्ण हमारे स्पर्श व्यंजनों के बाद में से बोले जा रहे हैं, देखो से बोले जा रहे हैं ना, से बोले जा रहे हैं, इसका मतलब ये तीनों ही सघोष नहीं है, ये कैसे कहलाएंगे, एघोष व्यंजन। कैसे कहलाएंगे, एघोष व्यंजन। अगर हम बात करें है की, तो देखो इसका उच्चारण तो से नहीं हो रहा है, इसका उच्चारण से नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सघोष। अब अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या ये का उच्चारण से हो रहा है, नहीं हो रहा, इसका मतलब ये कैसे हो जाएंगे, ये भी हो जाएंगे हमारे सघोष व्यंजन। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये के तालु मूर्धा दंत ओष्ठ्य से उच्चारित होते हैं, ये क्लियर हो गया होगा। कंठिया कोई ध्वनि नहीं होती, सीरियल में लगाओ तालु मूर्धा दंत दंतोष्ठ, ये करेंगे। उसके बाद में चारों ध्वनियां हमारी अल्प प्राण हैं और ये हमारे होते हैं सघोष व्यंजन। से इनका उच्चारण नहीं हो रहा है इसलिए ये सघोष हो गए, और से इनका उच्चारण होता है से, इसलिए सघोष नहीं है, ये है हमारे एघोष ध्वनियां। और है फिर हमारा वैसे ही आ गया, है का उच्चारण हमारा से नहीं हो रहा है, इसलिए ये कैसा हो जाएगा हमारा सघोष व्यंजन। क्लियर है। चलो तो इन है को तो हम थोड़ा सा साइड को कर लेते हैं, लेकिन पहले उसी में हम थोड़ा सा एक नियम और जानेंगे। क्या है कि नियम बहुत ज्यादा है इनमें, तो देखेंगे आगे। ये जो हमारे सारे के सारे चारों वर्ण हैं, इनके विशेष नियम भी है। क्या क्या, फिर से लिख लेंगे, ये, रे, ले और वे। तो इनमें 2 वर्ण, एक तो ये और वे, ये दोनों तो होते हैं हमारे अर्धस्वर व्यंजन। कैसे होते हैं, अर्धस्वर व्यंजन। इनमें रे को प्रकंपित या लुंठित व्यंजन कहा जाता है, और वहीं ले को पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। क्या कारण है, आइए जानते हैं। ये जो ये और वे हैं, ये दोनों अर्धस्वर कहे जाते हैं। उसके पीछे एक छोटा सा कारण जिम्मेदार होता है। क्या कि आपने एक संधि पढ़ी होगी, यण संधि। कौन सी संधि, यण संधि। अगर नहीं पढ़ी है तो हम आगे को आपको सारी संधि भी पढ़ाने वाले हैं, ध्यान से सुनेंगे कैसे कैसे। 2 वर्ण है हमारे, एक तो ये और एक वे। ये का जो निर्माण होता है, यह जो बनता है 2 व्यंजनों के योग से और स्वरों के योग से बन जाता है। कैसे, ई और ए के मेल से बनता है हमारा ये, और उ धन ए के मेल से बन जाता है हमारा वे। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि दोनों ध्वनियां हमारी स्वरों के योग से बन जाती हैं, यह भी और वह भी। इसीलिए इन दोनों को अर्धस्वर व्यंजन कहा जाता है। या हम ये भी कह सकते हैं, जब 2 ध्वनियों को मिलाया जाता है तो एक व्यंजन ध्वनि की आवाज आती है। ई ए, ई ए, ई ए, ई ए को दोनों को लगातार बहुत देर तक बोलते रहेंगे तो यह की ध्वनि बनने लगेगी। अगर हम बोलने लगे ऊ ए, ऊ ए, ऊ ए, तो कौन सी ध्वनि बनेगी, वे। तो इस तरीके से इन दोनों को स्वरों से बनने वाली ध्वनि या अर्ध स्वर ध्वनि कहा जाता है। अगर हम बात करें अगले वर्णों की, समझता हूं कि आप लोगों को यह टॉपिक समझ में आ गया होगा कि इनको अर्धस्वर क्यों कहा जाता है। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको एक बार सही से पढ़ने के बाद समझ में ना आए। ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। एक बार में पूरी वर्णमाला का एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक टॉपिक आप बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हो। अब बात करते हैं हम इस
प्रकंपित या लुंठित व्यंजन की? जाहिर सी बात है, यदि हम रे का उच्चारण करते हैं तो रे का उच्चारण करते समय हमारी जो जिह्वा है वो आगे से बहुत बार या 3 से 4 बार कंपित होती है, या कह सकते हैं हम ऊपर नीचे जाती है, मूर्धा पे जाकर टकराती है, नीचे आती है, फिर मूर्धा पे जाती है, फिर नीचे आती है, इनकी लोट लोट कर वापस आती है, जिस कारण से इस एक व्यंजन रे को क्या कहा जाता है? प्रकंपित यानी कि कंपन करने वाला या फिर लुंठित व्यंजन कहा जाता है। भाई टक जाता था। प्रकंपित या लुंठित व्यंजन कहा जाता है किसको? रे को। सिंपल सी बात, क्योंकि जीभ हमारी बार बार लोट करके आती है और बहुत ज्यादा कंपन करती है, इसीलिए इसको प्रकंपित या लुंठित व्यंजन कहा जाता है। आगे, लय को पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। इसकी बहुत अच्छी पहचान है, ध्यान सुनेंगे। जब भी हम लय का उच्चारण करते हैं तो होता क्या है, हमारी जो जिह्वा है, जिह्वा ऊपर दंत मूल पर टकराती है, चिपक जाती है। दंत मूल पर चिपक जाने के बाद में ये हमारे मुंह में जो हवा भरी होती है वो पीछे से जिह्वा के दोनों तरफ से गालों को स्पर्श करती बाहर निकलती है, पीछे की तरफ से स्पर्श करती बाहर निकलती है, इसीलिए लय को पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। क्या कहते हैं? पार्श्विक। सिंपल सी परिभाषा, क्योंकि लय का उच्चारण करते समय जिह्वा ऊपर चिपक जाती है, लय और वायु जो है वो पीछे की तरफ से स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, इसीलिए लय को पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूं ये रे ले वे इन चारों के चारों नियम आपको समझ में आ गए होंगे। क्लियर है? तो अब आगे चलते हैं और पढ़ते हैं हम अपना अगला टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे श, श और है के विषय में। तो क्या क्या है? 4 वर्ण है हमारे, श, से और है। यदि सबसे पहले इनका उच्चारण स्थान कहां से उच्चारित होते हैं, तो हमने यरले में देखा तो यरले में कोई भी कंठ्य ध्वनि नहीं थी, लेकिन इनमें कंठ्य ध्वनि होती है। और कौन सी होती है? है हमारा कंठ से उच्चारित होने वाला वर्ण है। एक चीज और याद रखेंगे, कंठ को हम अलिजीवा या काकल्य ध्वनि भी कहते हैं। कैसी? अलिजीवा या काकल्य ध्वनि भी कहा जाता है। कारण क्या है? जब भी हम है का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख में एक ध्वनिंद्री होती है जहां से हमारी ध्वनि बनती है, और उस जगह पर एक ध्वनि यंत्र यानी कि काग लटका होता है, और है का उच्चारण उसी स्थान से होता है जिसको हम काका बोलते हैं, इसीलिए है को क्या बोला जाता है? काकल्य वर्ण। तो है का उच्चारण स्थान सामान्यतः तो कंठ से होता है और उसी स्थान से जहां पर काक लटका होता है, इसीलिए काकल्य या अलिजीवा या जिह्वा के आरंभिक स्थान पर से इसका उच्चारण आरंभ होता है, इसीलिए हम इसको अलिजीवा भी कहते हैं। उसके अलावा बड़ा वाला श आ जाएगा। कंठ ये हमारा तालु से बोला जाता है, श मूर्धा से दंत्य ध्वनि। क्लियर है? अगर हम बात कर रहे हैं इन ऊष्म संघर्षी व्यंजनों की, तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई। एक बात पहले से लिख लेना कि ये कैसे वर्ण है हमारे, ये हमारे सारे के सारे ऊष्म या संघर्षी व्यंजन है। घर्षी कैसे व्यंजन है? ऊष्म या संघर्षी व्यंजन है। क्लियर? इनका उच्चारण करते समय मुख में घर्षण होता है। जब उच्चारण करते हैं तो दो मुख के उच्चारण स्थान एक दूसरे के समीप आ जाते हैं और मुख के बहुत बारीक से स्थान से हवा निकलती है, जिससे हवा गर्म भी हो जाती है। जाहिर सी बात है, जब कभी भी किसी स्थान पर घर्षण होता है तो वहां ऊष्मा उत्पन्न होना अमूमन सी बात है। तो जब भी इनका उच्चारण करते हैं तो मुख से हवा या वायु या प्राण गर्म निकलते हैं, इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन भी कहा जाता है। अब देखेंगे जरा, ये चारों के चारों मैंने पहले बता दिए थे। अगर इन चार की बात करते हैं कौन कौन से अघोष हैं और कौन से सघोष हैं, तो याद करेंगे ये तीन से बोले जा रहे हैं, इसीलिए सघोष नहीं, ये कैसे हैं? अघोष। और ये कैसा है? ये से तो नहीं बोला जा रहा, इसलिए कैसा हो जाएगा? सघोष।
अब बात करते हैं ये अल्प प्राण है या महाप्राण है। तो इन चारों के विषय में ही कहा जाता है कि चारों के चारों हमारे महाप्राण ध्वनियां होती हैं। कैसे होते हैं? चारों ही से है, चारों ही ध्वनियां हमारी महाप्राण ध्वनियां होती हैं। क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं संयुक्त अक्षर, लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट जो हम पीछे छोड़ आए हैं इन व्यंजनों में, स्पर्श व्यंजनों में, जिनको हम बोलते थे उच्छिष्ट, द्विगुण, संकर वर्ण या तड़नजात वर्ण, उनको जान लेते हैं क्या होते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, हमने दो वर्ण जो बिल्कुल अलग सेपरेट छोड़ दिए थे वो कौन कौन से थे? एक तो था ढ, बाद में आएगा ड जिसके नीचे बिंदी होती है, एक है हमारा ढ जिसके नीचे बिंदी होती है। किस प्रकार के हैं, कहां से उच्चारित होते हैं, अल्प प्राण है, महाप्राण है, अघोष है, सघोष है, सारी डिटेल जरा ध्यान से सुनेंगे। अब अगर मैं पूछूं कि ये दोनों ही वर्ण कहां से उच्चारित हो रहे हैं, कहां से उच्चारित हो रहे होंगे? जाहिर सी बात, हमने ट वर्ग से निकाले थे तो इनका उच्चारण स्थान तो मूर्धा हो ही जाएगा। क्या हो जाएगा? मूर्धा। तो दोनों ही वर्ण हमारे मूर्धन्य होंगे, मूर्धा से उच्चारित होते हैं। उसके बाद में अगर मैं आपसे पूछूं ये दोनों वर्ण हमारे अल्प प्राण है या महाप्राण है, या कोई अल्प प्राण या महाप्राण दोनों में से कोई सा होगा, तो देखेंगे जरा हमारे अल्प प्राण व्यंजन पहला, तीसरा और पांचवा था। तो ये हमारा पहला वाला तो आ रहा था ड के पास में, इसका मतलब क्या हुआ कि ये ड तो हो गया हमारा अल्प प्राण। कैसा हो गया है? अल्प प्राण। और ढ आया था हमारा ढ के पास में, इसीलिए ये जो दूसरा वाला है ये हो जाएगा हमारा महाप्राण व्यंजन। क्लियर है? दूसरी बात, ये दोनों ही हमारे अघोष हैं या सघोष हैं, उसको जानते हैं। तो देखो पहला और दूसरा ये दोनों थे अघोष, और तीसरी पंक्ति, चौथी पंक्ति और पांचवी पंक्ति, ये तीनों पंक्तियां थी हमारी सघोष। इसका मतलब ये दोनों ही हमारे कैसे हो जाएंगे? ये हो जाएंगे सघोष। कैसे हो जाएंगे? दोनों सघोष ध्वनियां होंगी। उसके बाद में देखो ये तो क्लियर हो गया ना, मूर्धा से दोनों उच्चारित हो रहे हैं। क्लियर? ये ड जो है वो अल्प प्राण है, ये ढ महाप्राण व्यंजन है, और दोनों ही हमारे सघोष व्यंजन हैं। अब बात करते हैं इनके अन्य नाम क्यों पढ़ते हैं। इनको द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। द्विगुण क्यों कहते हैं? ध्यान से सुनेंगे जरा। ये एक ही जैसे दिखने वाले दो प्रकृति के व्यंजन हैं। देखो सामान्यतः जिनके नीचे ड नहीं, बिंदी नहीं होती, ड और ढ, और इनके नीचे बिंदी लगी हुई है, तो ये एक ही जैसी प्रकृति के होंगे और अलग अलग गुण रखते हैं। इनकी आवाज थोड़ी हल्की होती है, इनकी आवाज थोड़ी सी भारी होती है, इसलिए इनको द्विगुण व्यंजन कहा गया है। नंबर दूसरी बात, इनको कहा जाता है संकर वर्ण। अब संकर वर्ण क्यों कहा जाता है? सबसे पहली बात, ड और ढ जिनके नीचे बिंदी नहीं है, ये तो लिए गए हैं हिंदी भाषा से, लेकिन इनके नीचे जो ये बिंदी लगी हुई है इसको बोला जाता है तल बिंदु। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? तल बिंदु। और ये ली गई है हमारी दूसरी भाषा से। तल बिंदु या नुक्ता हमारी भाषा का शब्द नहीं होता, ये दूसरी भाषा से लिया गया। और जाहिर सी बात, जब हम किन्हीं दो भाषाओं के वर्णों को या शब्दों को मिलाकर के कोई नई चीज बनाते हैं तो उनको संकर कहा जाता है। क्लियर? आपने संकर शब्द भी नाम सुने होंगे, जैसे दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को मिलाकर के एक नया शब्द क्रिएट कर लिया जाता है, ऐसे शब्द को संकर वर्ण कहा जाता है। अपनी भाषा में कहते हैं हाइब्रिड बोल देते हैं, जैसे कहते हैं हाइब्रिड की आजकल सब्जी आ रही है, दो अलग अलग ब्रीड मिला करके कोई नया उत्पाद तैयार कर लेते हैं। सेम टू सेम वैसे ही है, दो अलग अलग वर्ण लिए और एक नया वर्ण तैयार कर लिया। कैसा वर्ण बना? संकर वर्ण। तो इसलिए इनको संकर वर्ण कहा जाता है। दूसरी बात, इनका एक और नाम है तड़नजात। तड़नजात क्यों कहा जाता है इनको? तड़नजात इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये थोड़ी सी भारी आवाज देते हैं, जिह्वा बहुत तेजी से ऊपर आकर के नीचे लुढ़क करके पड़ती है, इसलिए तड़कर
तड़कर का मतलब कूद कर, और जात का मतलब होता है ध्वनि उत्पन्न करने वाले। तड़कर मतलब उछल कर और ध्वनि उत्पन्न करते हैं, इसीलिए इनको तड़न जात वर्ण भी कहा जाता है। तो देखो प्यारे बच्चों कितने नाम हो गए इनको। इनको द्विगुण कहा जाता है, इनको संकर वर्ण कहा जाता है, इनको तड़नजात कहा जाता है, इनको उच्छिप्त व्यंजन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? उच्छिप्त। उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहा जाता है। उत्क्षिप्त व्यंजन भी कारण वही है क्योंकि जीभा जब उच्चारण करती है इन वर्णों का तो बहुत ज्यादा उछलती है, जिस कारण इनको उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपको उच्छिप्त या द्विगुण, तड़नजात या संकर वर्ण का पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हमारा लास्ट में सिर्फ एक टॉपिक बचा है और वो है हमारा इन संयुक्त अक्षरों का। प्यारे बच्चों, संयुक्त अक्षर जो हम पहले भी थोड़ा सा जान चुके हैं, इनके बारे में और जानते हैं। अगला टॉपिक है हमारा संयुक्त अक्षर। क्या होते हैं संयुक्त अक्षर? संयुक्त अक्षर दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बने होते हैं। दो अलग अलग व्यंजन वर्णों के मेल से बने होते हैं। अच्छा, इसके बाद में हम एक और क्लास करेंगे इसमें, जिसमें हम द्वित्व क्या होते हैं, उसके अलावा हम द्वित्व क्या होते हैं और संयुक्त अक्षर क्या होते हैं, और एक और इसमें आता है हमारा विशेषकर जिसको हम बोलते हैं दो अलग अलग वर्णों के मेल से बनने वाला वर्ण, द्वित्व या संयुक्त अक्षर जो अलग अलग प्रकार से बनते हैं, उनको क्या कहा जाता है। तो इसमें जो हिंदी वर्णमाला में जो द्वित्व व्यंजन संयुक्त अक्षर दिए गए हैं वो तो चार होते हैं। नंबर 1 क्षय, त्रय, ज्ञ और एक है हमारा श्रेय। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कौन कौन से वर्णों के योग से बने हुए हैं। क्लियर? तो देखो प्यारे बच्चों, ये क्षय ये दो वर्णों के योग से बना हुआ है। सामान्यतः दो नहीं होते हैं। अगर हम किसी संयुक्त अक्षर की बात करते हैं तो उसमें 3 ध्वनियां होती हैं, लेकिन 2 व्यंजन वर्ण तो होंगे ही होंगे। नंबर 1 कै प्लस श, इन 2 वर्णों के योग से बना होता है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए किसी एक संयुक्त अक्षर में कुल कितनी ध्वनियां होती हैं या कुल कितने वर्ण होते हैं, तो आप 3 आंसर लगाएंगे, क्योंकि अगर मैं यहां इसके नीचे हलंत लगा दूं तो यहां से ए भी निकल सकता है। क्लियर है? वैसे ही त्रय, तय, धन, रे के मेल से बनेगा। ज्ञ ज्ञानी, जय, धन, न के मेल से बनेगा। श्रेय श्रमिक, शय, धन, रे के मेल से बनने वाला है। ओफो, रे के मेल से बनेगा। यह बात याद रखेंगे, संयुक्त अक्षर 2 व्यंजन वर्णों के योग से बनता है, जो 2 वर्ण एक स्वर की सहायता से बोले जाते हैं और उसमें एक जो स्वर जुड़ा होता है, इस कारण से एक संयुक्त अक्षर में 3 ध्वनियां हो जाती हैं। ठीक है, अब हम इस बात को देख चुके हैं कि जितने भी टॉपिक हमारे व्यंजन में बेसिक होते हैं वो हमारे यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं व्यंजनों की इस क्लास में आपको व्यंजन की बेसिक जानकारी कंप्लीट हो चुकी होगी। ये क्लास और ज्यादा लंबी ना हो जाए, इसके लिए हम इसकी एक क्लास और बनाएंगे, जिसमें हम शब्दों को तोड़ना, वर्ण विच्छेद, शब्दों की जो द्वित्व व्यंजन होते हैं, संयुक्त अक्षर होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं उनको जानेंगे। और उसके अलावा जो छोटे छोटे क्वेश्चन रह गए हैं, जैसे कुछ एक दो टॉपिक और बचे हुए हैं, उनको भी हम अगली क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तो इसी के लिए बने रहिए हमारे साथ विजय क्लासेस पर। और हाँ, एक बात और, यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज एक कमेंट जरूर करें कि आपको हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लग रहा है। धन्यवाद।